इस वक्त माहिर टैक्स उमूर अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, एक ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है, महंगाई का तूफान है, कितना मुश्किल है इस वक्त बजट बनाना, नंबर वन। नंबर टू, ये बजट डिले क्यों हो रहा था? वो क्या ऐसे मामलात आपने अब तक पहुँचे कि जिसकी वजह से जो हुकूमत और दोनों ज़ाहिर के इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो एक पेज पर नहीं आ रही थी और अब आ गई हैं, तो क्या चीज लेकर आई हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच इमरान फॉर हैविंग मी इन योर शो। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत हज मुबारक। और माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। ये बड़ी सादत होती है और माशाल्लाह ये आपने फर्ज अदा किया अपना। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इमरान, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं मेरा ख्याल है पिछले 30-35 सालों से बजट देख रहा हूँ और मीडिया में कवरेज समझ लें आप। 2004-5 से हमने सबने शुरू की है, आप भी होते थे, उसका हिस्सा होते थे। बिल्कुल। तो बात यह है कि ये बहुत रेयर होता है इस किस्म के मारूजात के किस तरीके से ये बजट डिले होता रहा। और डिले होने की पहली वजह यही थी, ऑब्वियसली जब इत्तेहादी गवर्नमेंट होती है ना, तो आपको एक दूसरे को साथ लेके चलना पड़ता है। और स्पेशली इत्तेहादी गवर्नमेंट में जहाँ के सिर्फ वो आपको वोट दे रही है, उनका कोई और स्टेक ना हो, तो जाहिर बात है उनके ज्यादा। और इस बजट के माहौल में ना तो आम एमएनए एमपीए भी अपने जाहिर बात है वजन दिखाते हैं कि ये हम्म। जी हम भी इंपॉर्टेंट हैं। हम्म। तो एक तो ये इशू था। दूसरा ये था कि हमारे पास स्पेस नहीं थी। जिस चीज को हम लेना चाह रहे थे, 1700 अरब की जो बात हमारी हो रही थी, हम्म। वो स्पेस सूबे देना नहीं चाह रहे थे। बिकॉज के वो आपको भी पता है इस मुल्क में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि पहली दफा कोई चीज मांगी जाती है तो वो कंसेशन होता है, हम्म। दूसरी दफा जब होती है तो वो राइट बन जाता है, और तीसरी दफा वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन जाता है। तो सूबे, मेरा ख्याल है स्पेशली पीपल्स पार्टी, बिकॉज दे आर रूलिंग इन 2 प्रोविंसेस, तो वो नहीं चाहते थे कि जी ये कोई स्पेस हम दें गवर्नमेंट को कि ये परमानेंट फीचर बन जाए, जो मेरा अपनी नहीं, लेकिन यहां तो मौत दिखाकर बुखार पर राजी किया गया ना सर। देखिए बुखार, मौत, ये सब चीजें अपनी जगह रही। 950 बिलियन के उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स है ना उनको फ्रीज किया है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं किया उन्होंने। हम्म। ठीक है ना। और ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब हम कैपिटल आउटले लेते हैं बजट का ऑल्दो हिस्सा तो जरूर होता है, अपने महसूलात से हम निकालते हैं, मगर ये उस वक्त होता है कि जब हम इस पे एक्चुअली एक्सपेंडिचर कर दें। हम्म। तो ये जब तक एक्सपेंडिचर, ये वाइड फ्लूइड आइटम होती है कि जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं 3-3 4-4 साल के, और आप कहते हैं यार अगले साल देख लेंगे, अभी फ्रीज कर दो, हम्म। और उसकी वजह से आपकी एस्केलेशन भी काफी आती है। तो वो एक उनसर था, और ये वही उनसर रहा, और कोई आपने देखे ना, आपका कोई स्ट्रक्चर चेंज होगा, सूबों को जो महसूलात दिए जाएंगे, जो इनका जो एनएफसी अवार्ड का है वो उनको मिलेगा। तो ये मेरा ख्याल है एक विन विन फॉर फेडरेशन के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि चले वो कम से कम किसी हद तक तो 950 बिलियन पे तो लाया ना, आधे पे ले आए, हम्म। ऑलमोस्ट आधा। और सूबों के लिए ये था कि जी वो एनएफसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको उन्होंने चेंज होने से रोक लिया। हम्म। अब ये है कि आपको भी पता है वो 1700 अरब हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो वल्नरेबिलिटी है वो ज्यादा, कि हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है एमिड वॉर, हम्म। कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर से जो खारजी आ रहे हैं, जो फितना हिंदुस्तान वाले जो हमारे बलूचिस्तान से आ रहे हैं, तो उनको भी हमें टैकल करना है। हम्म। इंडिया की हमारी आपको पता है जारियत काफी होती है, वहां से आपका अफगानिस्तान की बॉर्डर ये बहुत वल्नरेबल हो गई है, बहुत बड़ी पोरस बॉर्डर है। देन आपका ईरान वाला आप जो मसला चल रहा है उसमें भी आपको यू हैव टू बी एन एक्स्ट्रा माइल केयरफुल, स्पेशली ये जो पिछले 1-2 दिनों से हो रहा है। हम्म। तो बाय एंड लार्ज अगर मैं ये देखूं तो ये विन विन है, उसी वजह से ये बजट आपका डिले होता गया। और हम्म। दूसरी बात ये होती है इमरान भाई, आपको भी पता है कि हमें इसकी जो मंजूरी जो होती है ना, अभी इन आईएमएफ प्रोग्राम हमारे, यानी वाइसरॉय जो आईएमएफ है ना, हम्म। उससे स्टैंप भी लगती है। हम्म। तो वाइसरॉय की स्टैंप भी मेरा ख्याल है कल रात को शायद लग चुकी है। अच्छा, ठीक। अब आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर रहते हुए हमेशा ये बात की जा रही है, देखिए हुकूमत कहती है ग्रोथ स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे, आईएमएफ कहता है कि जनाब आप अपने फिस्कल हाउस को जो है वो ज़रा डिसिप्लिन करें, आप अपनी ग्रोथ को साइड पे रखें, आप स्टेबिलिटी की तरफ आए। 4 साल हो गए अब हम स्टेबिलिटी के ऊपर, ये हमारी ग्रोथ यहाँ पर हैम्पर हो रही है। हमारी असल डायरेक्शन है क्या तोला साहब? असल डायरेक्शन हमारी है क्या और आवाम को क्या दिखाई जाती है?
देखिए हमारी असल डायरेक्शन आपने देख ली होगी स्लो ग्रोथ के हिसाब से। अब भी देखे ना आप, टारगेट 3% की आप मुझे ग्रोथ दिखा रहे हैं, 3.7, और उसमें भी सबसे ज्यादा आप अगर देखें जो मुझे रिक्वायरमेंट थी हम्म। वो एग्रीकल्चर से थी, बिकॉज कि आप सबसे पहले तो आप ये देखें 2.6 की आपकी एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ है, हम्म। तो उसको तो फीड करना है ना मुझे, हम्म। उसको तो फीड करना है। असल ग्रोथ वहां चाहिए, फिर आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए। हम्म। अगर 3.6 की ग्रोथ है तो मैं, आप सिर्फ एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं 9 लाख से 10 लाख। आपकी एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है 17 से 18 लाख। हम्म। ठीक है जी। बाहर अभी लोग जा नहीं सकते एमिड ये जो आपकी सिचुएशन आ गई है। हम्म। तो आप और ये जो वाहिद एरिया होता है आपका, जो आपका ये एग्रीकल्चर है, जहाँ सीजनल लेबर को आप काफी हम्म। लेबर ले सकते हैं और इसमें आप उनकी एपिटाइट काफी ज्यादा हो जाती है। हम्म। अब मेजर क्रॉप आप अगर देख लेना इमरान, उसमें भी सिर्फ मैं अगर देख लूं तो उसमें अगर पाकिस्तान अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे, जो 10 साल से हम कह रहे हैं कि जी हम कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ठीक है इंप्रूवमेंट आई है, मैं ये नहीं कहता कुल्ली तौर पे कि इंप्रूवमेंट नहीं आई है, इंप्रूवमेंट जरूर आई है, बट हम अभी भी बहुत पीछे हैं हमारे पड़ोसियों से भी और दुनिया से भी। और अगर हम सही मायनों में इसकी प्रोडक्शन देख लें और अगर हम वर्ल्ड एवरेज के हिसाब से भी चले जाएं, सिवाय मेज के, मेज में हम काफी अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, राइस और वीट के अंदर हमारी एस्टिमेट्स ये हो रही है, कह रही है कि या इसमें हम 6.5 बिलियन राइस में और 690 मिलियन आप कॉटन इसमें अपना वीट में आप एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं, और आप 7.5 बिलियन तक, 7 से 7.5 बिलियन डॉलर तक आप इसको या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप इनकी इंपोर्ट को रोक सकते हैं। लेकिन तो इन तोला साहब जो नंबर्स आए ना, एग्रीकल्चर जो हमारी जो हदफ था, टारगेट था 4.5% का, और जो रियलाइज हुआ, जो इस वक्त नंबर्स आ रहे हैं वो 2.89%। मेजर क्रॉप की आपने बात की, 6.7% का हमारा टारगेट था, 0.65% जो है वो रियलाइज हुई। बात सारी ये है कि या तो फिर हम वो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का टाइटल अपने साथ लगाते हैं ना, हम उसको हटा दें, क्योंकि ये पिछले कई साल से हम देख रहे हैं तवातर के साथ, और इस जो आपका ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है माहौलियात के हवाले से, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी हम उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे जो पूरी हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है सर। देखिए आप अभी भी 24% है आपकी जीडीपी का, हम्म। तो ये आप नहीं कर सकते। आपको दो चीजों की जो जरूरत है, आपको फार्म टू मार्केट के पॉलिसीज की जरूरत है, जो कि आप नहीं कर पा रहे। आप भारतीयों के निजाम पे आज तक बैठे हुए हैं, हम्म। जिससे जब तक आप जान नहीं छुड़वाएंगे आपकी आपका कोई मसला हल नहीं होगा। हम्म। स्टेट बैंक ने 3-4 साल पहले पायलट प्रोग्राम शुरू किया था 2021 में, और आज जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं औरंगजेब साहब, वो रिकॉर्ड पे हैं, जब वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट होते थे वो रिकॉर्ड पे हैं, आई कैप के प्रोग्राम में हमारे साथ बैठ के उन्होंने मुझे ये तस्करा किया था, और उनको याद भी है, मैं याद दिलाता रहता हूँ कि 80% प्रॉफिट जो है ना फार्मर्स को ज्यादा मिला था, वो बैंक लोन पे फार्म टू मार्केट में गए थे बनिस्बत उसके कि वो आरतीस के थ्रू जाए। हाँ। तो ये हबीब बैंक यूबीएल ने सबने ये पायलट प्रोग्राम किए थे, आप उसको परवान चढ़ाइए, जो अब मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम दी है, बट आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपकी टाइमली सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में देखें यूरिया तो आपकी अपनी प्रोडक्शन है ना, हम्म। डेप का मसला है आपको, तो वो आप जरा उसको आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। सीड्स, आपकी सीड्स जो है ना वो मेरा ख्याल है बहुत आउटडेटेड है, जिस सीड से ही आपको निकलेगी ना क्रॉप, हम्म। वो आपकी रिसर्च आपको कुछ नहीं करें। आप देख लें हमारे पड़ोस कंट्री में भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हो रही है, चाइना से हम मदद लें। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग पे तवज्जो नहीं दे रहे, आप क्या करें अभी भी सर मैं साथ। उसी तरफ आ रहा था। एसआईएफसी के अंदर एक बड़ा, एक जामे किस्म का हल था आपकी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर, उसको तो रास्ता हमारी सियासी जमातों ने रोका ना सर। एसआईएफसी के 3 वेक्टर थे, 9.1 मिलियन हेक्टर लैंड जो थी उन्होंने कहा हम सरेआब करेंगे, और टोटल आबादी हमारे पास अभी 20 या 22 मिलियन हेक्टर है। तो 8-10 मिलियन हेक्टर अगर आप ऐड कर लेते तो ये वैसे ही आपका जो हमारे एस्टिमेट्स कहते हैं 27 से 28% की कंट्रीब्यूशन पे आप आ जाते हैं। एसआईएफसी को मेन मसला आया वो कच्ची कैनाल निकालने पे, जहां पर सर आपकी जो हाँ। सूबों के अंदर बॉटल नेक्स आई। हम्म। तो देखिए अब या तो ये है कि उसको लेके आप डेड कर दें उसको, या तो उसका कोई ऑल्टरनेट दें, जो मेरे हिसाब से आप उसको देखें कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू कैसे आ रहे हैं। अच्छा, उस प्लान के अंदर भी कुछ बेसिक इश्यूज हैं जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है।
देखिए, हम किसी को आके ये कहेंगे ना कि यार तुम 1000 एकड़ ले लो और तुम फार्मिंग करो और हम आपको सारा ये प्रोटेक्शन देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। अगर मुझसे आप अगर कहें ना, तो मैं सिर्फ एक ही, मैं ये करूंगा, अगर मुझे आप कहेंगे तो हम्म। मैं ये करूंगा कि भाई आप इक्विटी जो है ना, वो जमीन जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए। आप जो फॉरेन वेंचर पार्टनर हैं या लोकल वेंचर पार्टनर हैं, उनको ये कहें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट लाएं और आप अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लाएं, उसको इसको जस्ट टू ग्रो इट, और ठीक। लोकल लेबर आप पाकिस्तान से लें। तो आपकी जो लेबर की साइज है ना, वो ऑलमोस्ट 1/3 जो इस वक्त आपकी जो लेबर अनएम्प्लॉयड पड़ी हुई है, अगर स्पेशली उन इलाकों में, वो सारी एम्प्लॉयड हो जाएगी। ठीक है। आपको अनएम्प्लॉयड का फिगर बहुत ड्रास्टिक नीचे आएगा। ठीक। अच्छा, इस मॉडल को आप लेके चले एक्विटी के बेस पे, अगर हाँ एक्विटी आप बना लेंगे, फिर आप इसी को रीट के बेसिस पे चलाएं हाँ। और स्टॉक से आप दें, कैपिटल मार्केट में ले आए ठीक है। और उस साथ क्या है। ठीक है, यानी वहां से कैपिटल फॉर्मेशन भी हो। चलें, ये आपने एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको ज़रा ब्रीफ किया, लेकिन जो हमारा ग्रोथ इंजन और इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर हदफ था हमारा 4.3%, जो रियलाइज हुआ 3.51%, 1% का फर्क है। तीर मारा मैन्युफैक्चरिंग में 4.7% हमारा टारगेट था और हमने अचीव किया 6.61%, जो अभी तक आदादुशुमार सामने आए हैं। इसी तरीके से एलएसएम ग्रोथ भी बड़ी ज़बरदस्त रही, 3.5% के बजाय 6.11%, डबल का इसने यहाँ पर जो शो किया। लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, या फिर ये नंबर्स जो हैं, फिर अगेन जैसे पहले कहा जाता था कि फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वहाँ पे जो है वो इन्फ्लेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो भी कहीं रिफ्लेक्शन है इनमें? आप एक चीज देख लें, मेरा ख्याल है अब ये औरंगजेब साहब शुरू कर रहे हैं इसको, हम्म। और आप देख लें, इसमें सबसे बड़ा मसला जो मेरा और आपका है ना, वो ये है कि एलएसएम ग्रोथ की बात की। एलएसएम ग्रोथ में मुझे लग रहा है अपना इमरान, वो ज्यादातर आपने देखा होगा, ये जो व्हीकल्स है ना, जो आपको ऑटोमोबाइल, हाँ। वो ज्यादा ले रही है। बाकी मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही है जहां पर मैं ये कहूँ आपको कि कोई बहुत ज्यादा वो हुई, और आप ये इस पे आप अपने एक्सचेकर पे बर्डन डाल रहे हैं, बिकॉज कि अब आप सारी लीजिंग कराएंगे, हाँ। और आपको भी ये पता है कि हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा आगे चल के। नोटेबल फिगर है जो लास्ट ईयर थी, और जिसमें हमें हंसी आती थी, वो इलेक्ट्रिक जनरेशन थी 29.4%। और हम्म। इस मरतबा उसको उन्होंने नेगेटिव कर दिया। तो अगर उसको आप थोड़ा पॉजिटिव में लेके चले, तो 1.1 की कंट्रीब्यूशन की बजाय अगर उसको सिर्फ जीरो भी कर देते गलती से, तो शायद ठीक हो जाती। अब यहाँ आप जो कह रहे हैं ना, डाउट क्रिएट यहाँ पर होते हैं, हम्म। और यही डाउट जो है ना, हमें सबको मार देते हैं। मगर सबसे बड़ा जो मुझे मसला नजर आ रहा है इसमें, ये लाइव स्टॉक का नजर आ रहा है। लाइव स्टॉक में हम बहुत पीछे रह गए, हम्म। और ये एग्रीकल्चर साइड पे, सर्विसेज साइड पे भी देखिए, हमारे लोग काफी हद तक तनकीद कर रहे होते हैं कि जी रिटेल सेक्टर का इतना बड़ा हिस्सा है होलसेल रिटेल का, और टैक्स कुछ नहीं देते। वो भाई, ये होलसेल रिटेल जो जो हिस्सा आपको सर्विसेज सेक्टर में आता है ना, वो सिंपली एक पोर्शन है सेल ऑफ गुड का। हम्म। आप समझ रहे हैं? या परचेज एंड सेल ऑफ गुड का। जो असल प्रॉफिट होता है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग का, वो सेक्टर जो है वो आप ऊपर डिफाइन कर चुके हैं। उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा, उनको टैक्स ज्यादा लगेगा। नीचे मार्जिन पे काम हो रहा है 2-3% पे, तो उसका तो टैक्स वैसे ही कम होगा ना। ठीक है। मगर उसको सिस्टमेटिक चैनलाइज नहीं किया। अगर इंडस्ट्री आपको से 2 ट्रिलियन या 2.5 ट्रिलियन देती है, तो इनको भी उसका 10% तो देना चाहिए, जो कि आप चैनलाइज नहीं कर सके। और जो नई स्कीम भी आप ला रहे हैं, उसमें और आपने गड़बड़ कर दी है। क्या और क्या क्या गड़बड़ अभी जो कही जा रही है, फिक्स टैक्स होगा, ये सारी चीजें शॉपकीपर्स पे, ये क्या है, ये क्या मामला है? मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं टर्नओवर आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, मुझे बता दीजिए। मैं आ गया, मैंने आपसे ले लिया 25,000 रुपए का टोकन दे के, आपको मैंने क्यूआर कोड लगा दिया। व्हाट इज द वेरिफिकेशन, एंड वेयर इज द वेरिफिकेशन कि मैंने वो टर्नओवर किया है कि नहीं किया? हमने जो स्कीम मैंने 3 साल पहले दी थी, और वो बिल्कुल बहुत अच्छी स्कीम थी कि आप जो टैक्स है ना, रिवर्स चार्ज पे देंगे। अगर मैन्युफैक्चरर है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या रिटेल कोई, अगर आप इंपोर्टर से आप रिटेलर गुड्स बाई करेंगे, तो वो उनसे डायरेक्ट टैक्स हम वसूल कर लेंगे सीएनआईसी के बेसिस पे। तो हमारे पास ये पूरा पॉपअप हो जाता, पूरा डेटा हमारे पास। तो ठीक सक्सेसफुल है, क्यों नहीं रहा सर? वो कंसिडरेशन में क्यों नहीं आया? क्या प्रॉब्लम आई उसमें? वो
उसमें कुछ एफबीआई में हमारे नेगेटिव एलिमेंट थे और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नेगेटिव एलिमेंट थे, उन्होंने रोक दी उस स्कीम को। ठीक ठीक।